नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। यह है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के शुरुआती दिनों के बारे में। जानकारी हमने ली है OHCHR.org से, मतलब संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्यालय की वेबसाइट से। और आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे दुनिया ने, खासकर दूसरे विश्व युद्ध के बाद, पहली बार मिलकर मानवाधिकारों की हिफाजत के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय ढांचा बनाने का प्रयास किया। वो पहला खाका कैसा था, क्या कोशिशें हुई? चलिए इसी पर आज विस्तार से बात करते हैं। ठीक है, तो कहानी शुरू होती है 1946 में। मतलब सोचिए, दुनिया अभी-अभी एक भयानक युद्ध से बाहर निकली थी। हर तरफ तबाही थी और शायद इंसानियत पर से एक तरह का भरोसा उठ सा गया था। इसी माहौल में इस आयोग का जन्म हुआ। तो जाहिर सी बात है, एक बड़ा मकसद रहा होगा कि भविष्य में ऐसा कुछ ना हो। हमारे जो बुनियादी अधिकार हैं, हमारी आज़ादी, उनकी हिफाजत के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय कानूनी जमीन तैयार की जाए। लेकिन क्या ये बस इतना ही था? मतलब क्या सिर्फ कानून बनाने का काम था इनका? नहीं, ये तो बस आप कह सकते हैं कि ये पहला कदम था। कानून बनाना जरूरी था क्योंकि युद्ध ने दिखा दिया था कि सिर्फ देशों के अपने कानून काफी नहीं है। लेकिन समय के साथ साथ इस आयोग का काम और बढ़ता गया। ये सिर्फ वो नहीं था कि संधियां बना दी या घोषणाएं कर दी। असल में ये हर तरह की जो मानवाधिकारों से जुड़ी समस्याएं थीं उनको देखने लगा, उन पर चर्चा करने लगा। और हाँ, कोशिश ये भी थी कि सदस्य देशों का जो बर्ताव है उसको लेकर कुछ मानक तय किए जाएं। अच्छा, मतलब एक तरफ तो नियम बना रहे थे और दूसरी तरफ ये भी देख रहे थे कि उन पर अमल हो रहा है या नहीं। और देशों के लिए एक तरह की गाइडलाइन या आचार संहिता बनाने की कोशिश। ये तो उस जमाने के हिसाब से 40-50 के दशक में काफी बड़ी बात लगती है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उस समय तो राष्ट्रीय संप्रभुता का विचार बहुत मजबूत था। लेकिन देखिए, इसकी एक और भूमिका थी जो शायद इसे और भी खास बनाती है। ये एक मंच बन गया, एक ऐसी जगह, एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म जहां दुनिया भर के देश, चाहे छोटे हों या बड़े, अपनी बात रख सकते थे, मानवाधिकारों पर अपनी राय दे सकते थे। और सिर्फ देश ही नहीं, जो गैर सरकारी संगठन होते हैं, NGOs, जो जमीन पर काम करते हैं, वो भी, और दुनिया भर से जो मानवाधिकारों के लिए लड़ने वाले लोग थे, वो सब यहाँ अपनी चिंताएं रख सकते थे, पीड़ितों की आवाज बन सकते थे। ये वाकई दिलचस्प है। एक ऐसा मंच जहां सरकारी और गैर सरकारी दोनों तरह के लोग एक साथ आ रहे हैं। और फिर वो बात कि जिनेवा में हर साल बाकायदा बैठक होती थी और उसमें मैंने पढ़ा शायद 3000 से ज्यादा लोग। ये तो बहुत बड़ी संख्या है। सदस्य देशों के प्रतिनिधि, फिर पर्यवेक्षक देश और बहुत सारे NGOs के लोग। मतलब ये तो एक तरह का मानवाधिकारों का महाकुंभ जैसा लगता है हर साल। संयुक्त राष्ट्र के शुरुआती दिनों में इतना बड़ा आयोजन आसान नहीं रहा होगा। नहीं, बिल्कुल आसान नहीं था। और ये सिर्फ मिलने जुलने की जगह नहीं थी। कोशिश होती थी कि इन बैठकों से कुछ ठोस निकले। हर साल लगभग 100 दस्तावेज पास होते थे। इसमें प्रस्ताव होते थे जो शायद नए मानक बनाते थे या किसी मुद्दे पर दुनिया की राय बताते थे। फिर निर्णय होते थे जो किसी खास देश की स्थिति पर या फिर प्रक्रिया से जुड़े मामलों पर होते थे। और हाँ, अध्यक्षीय वक्तव्य भी होते थे जो किसी नए उभरते मुद्दे पर आम सहमति दिखाते थे। और ये सब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग हालात में लोगों के अधिकारों से जुड़े गंभीर मामलों पर होते थे। जैसे कहीं मानवाधिकार उल्लंघन हो रहा है, या नस्ली भेदभाव का मुद्दा हो, यातना के खिलाफ आवाज हो, महिलाओं के अधिकार हो। मतलब दायरा बहुत बड़ा था। लगभग 100 दस्तावेज हर साल। ये सुनने में तो बहुत प्रभावशाली लगता है। मतलब काम तो खूब होता था। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्या ये सारा काम, इतनी सारी रिपोर्ट्स, इतने प्रस्ताव, ये सब सिर्फ वो 53 सदस्य देश ही करते थे? क्योंकि 53 देशों के प्रतिनिधियों के लिए इतने सारे अलग अलग मुद्दों पर इतनी गहराई से काम करना और फिर इतने दस्तावेज तैयार करना, क्या ये मुमकिन था? कहीं ऐसा तो नहीं कि बस दस्तावेज बन रहे हों, उनका असल असर उतना ना हो? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं हमें आयोग की जो अंदरूनी बनावट थी उसे समझने की जरूरत है। नहीं, आयोग अकेले ये सब नहीं करता था। उसके पास एक पूरा सपोर्ट सिस्टम था, एक सहायक ढांचा था। सबसे जरूरी था एक उप आयोग। पूरा नाम था मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण पर उप आयोग। और इसकी खास बात ये थी कि इसमें सिर्फ देशों के प्रतिनिधि नहीं थे, बल्कि स्वतंत्र विशेषज्ञ होते थे, जिन्हें उनकी जानकारी, उनकी एक्सपर्टीज के आधार पर चुना जाता था। उनका काम था कि वो और गहराई से रिसर्च करें, मुश्किल मुद्दों को समझें
और फिर आयोग को सलाह दें। इसके अलावा कई कार्यकारी समूह भी थे, वर्किंग ग्रुप्स, जो किसी एक खास विषय पर या किसी एक देश पर फोकस करते थे। और फिर थे अलग अलग विशेषज्ञ, प्रतिनिधि और प्रतिवेदक, जिनको रैपोर्टियर कहते हैं। इनका तो एक पूरा नेटवर्क था। ये सब मिलकर आयोग के काम को आप कह सकती हैं कि ज्यादा ठोस और जमीनी बनाने की कोशिश करते थे। अच्छा, तो ये जो स्वतंत्र विशेषज्ञ थे या प्रतिनिधि प्रतिवेदक, इनकी क्या भूमिका थी? क्या ये सच में स्वतंत्र थे? मतलब उस वक्त जब राष्ट्रवाद इतना हावी था, क्या ये अपने देशों की सरकारों से अलग होकर, निष्पक्ष होकर काम कर पाते थे? ये एक अहम सवाल है। सिद्धांत तो यही था कि उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करना है। उनका मुख्य काम होता था किसी खास मानवाधिकार मुद्दे को देखना, जैसे मान लीजिए धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा है, या किसी देश में लोग लापता हो रहे हैं उसका मुद्दा है, या फिर किसी खास देश में मानवाधिकारों की क्या स्थिति है उसका गहराई से अध्ययन करना और फिर आयोग को रिपोर्ट देना। ये विशेषज्ञ अक्सर अपने फील्ड के जाने माने लोग होते थे, वकील, प्रोफेसर, एक्टिविस्ट। वो तथ्यों की जांच करते थे, देशों का दौरा करते थे, अगर इजाज़त मिलती तो लोगों से मिलते थे, पीड़ितों से, गवाहों से, सरकारी अधिकारियों से, और फिर वो अपनी रिपोर्ट तैयार करते थे, जिसमें अक्सर सिफारिशें भी होती थीं। तो हाँ, एक तरह से ये आयोग की आंखें और कान थे जमीन पर। हाँ, ये सच है कि उन्हें राजनीतिक दबावों का सामना करना पड़ता था। कई बार उन्हें देशों में जाने नहीं दिया जाता था या उनकी रिपोर्टों को अनदेखा कर दिया जाता था। लेकिन उनका होना ही अपने आप में एक बड़ी बात थी कि कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन मुद्दों को उठा तो रहा है। समझ गया। तो अब अगर हम आज के संदर्भ में देखें, ठीक है, ये आयोग तो अब नहीं है। 2006 में इसकी जगह मानवाधिकार परिषद यानी ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने ले ली। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये सब बस इतिहास की बातें हैं? इसे आज समझना क्यों जरूरी है? नहीं, ये सिर्फ इतिहास नहीं है। इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज जो हम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों का पूरा सिस्टम देखते हैं, उसकी नींव यहीं रखी गई थी। ये वो पहली गंभीर संगठित कोशिश थी ये मानने की कि मानवाधिकार सिर्फ किसी एक देश का अंदरूनी मामला नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया की चिंता का विषय है। यहीं पर वो सिद्धांत, वो प्रक्रियाएं बननी शुरू हुईं जो आज भी इस्तेमाल होती हैं, जैसे मानवाधिकार संधियां बनाना, देशों की निगरानी करना, विशेष प्रतिवेदकों को नियुक्त करना। ये एक तरह की प्रयोगशाला थी जहां अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून और उसकी निगरानी के तरीकों ने आकार लेना शुरू किया। हाँ, इसमें कमियां थीं, इसकी आलोचना हुई, इसीलिए इसे बदला भी गया, लेकिन इसके बिना आज का ढांचा शायद होता ही नहीं। तो अगर हम इसे और बड़ी तस्वीर में देखें तो ये क्या दिखाता है? ये पूरी कवायद, ये आयोग का बनना, ये दिखाता है कि दूसरे विश्व युद्ध जैसी भयानक त्रासदी के बाद दुनिया में एक उम्मीद जगी थी, एक इच्छा थी कि हम मिलके एक बेहतर दुनिया बनाएं जहां हर इंसान के अधिकारों का सम्मान हो। ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की उस भावना का प्रतीक है। एक खास मंच का होना यानी आयोग, फिर विशेषज्ञों का नेटवर्क और वो सालाना बड़ी बैठकें, ये सब मिलके वैश्विक मानवाधिकार मानकों को बनाने और उन पर दुनिया का ध्यान खींचने का एक बहुत गंभीर प्रयास था। वो जिनेवा में 3000 लोगों का जुटना और साल में 100 दस्तावेज तैयार करना, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उस समय की महत्वाकांक्षा को दिखाता है, उस कोशिश के पैमाने को दिखाता है कि मानवाधिकारों को दुनिया के एजेंडे पर लाया जाए। हाँ, रास्ता मुश्किल था, शीत युद्ध था, देशों के अपने हित थे जो अक्सर आड़े आते थे, लेकिन ये एक बहुत ज़रूरी शुरुआत थी। इसने ये दिखाया कि हाँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों की बात हो सकती है और उन पर कार्रवाई की मांग भी की जा सकती है। तो आज हमने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की कहानी के कुछ ज़रूरी हिस्सों को समझा। 1946 में इसकी स्थापना, इसका धीरे धीरे बढ़ता हुआ दायरा, सिर्फ कानून बनाने से आगे निगरानी और मानक तय करने तक, वो जिनेवा की बड़ी सालाना बैठकें और वो पूरा सहायक नेटवर्क जिसमें उप आयोग और स्वतंत्र विशेषज्ञ थे जो ज़मीनी हकीकत को सामने लाने की कोशिश करते थे। ये वाकई, जैसा आपने कहा, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार प्रणाली की नींव थी जिसने आगे के लिए रास्ता बनाया। बिल्कुल, और ये याद रखना भी जरूरी है कि ये कोई एकदम सही या स्थिर चीज नहीं थी। ये लगातार बदल रही थी, चुनौतियों का सामना कर रही थी, अपनी सीमाओं से जूझ रही थी। इसकी सफलताएं भी थी और विफलताएं भी।
आलोचनाएं भी हुईं जिनसे ही शायद इसके बदलाव की ज़रूरत महसूस हुई। लेकिन इसका जो अनुभव रहा, इसकी सफलताएं और इसकी कमियां दोनों ही हमें आज भी बहुत कुछ सिखाती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों की रक्षा करना कितना जटिल काम है और कितना ज़रूरी भी। सही कहा। और यहीं से आज का हमारा विचारणीय प्रश्न भी जुड़ता है, जो शायद उस समय भी उतना ही प्रासंगिक था जितना आज है। क्या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, चाहे उनकी नीयत कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, क्या वो सच में वैश्विक मानवाधिकार मानकों को असरदार तरीके से लागू कर सकती हैं? खासकर तब जब अलग-अलग देशों के अपने ताकतवर राष्ट्रीय हित अक्सर उनके रास्ते में आ जाते हैं। ये एक गहरा सवाल है। इसी सवाल के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं।